हेलो, वेलकम बैक। थर्मल रेजिस्टेंस से हमारा डिस्कशन बाकी था। लास्ट टाइम हमने हीट करंट देखा था, डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल्स टू के ए, टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा टी बाई डेल्टा एक्स। ये डी टी टाइम है, ये टेम्परेचर डिफरेंस है। तो इसी इक्वेशन को हम और थोड़ा एनालाइज करें तो हमको मिलता है इक्वेशन फॉर द करंट। देखते हैं कैसे। सो फ्रॉम डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल्स टू के ए डी टी बाई डी एक्स। ये हीट करंट का इक्वेशन, राइट। ये हीट करंट जो हमने देखा था थर्मल कंडक्टिविटी में से मिलता है। सो डी क्यू बाई डी टी, दिस इज द हीट करंट। कौन सा इक्वेशन है ये है थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी नहीं, ये है हीट करंट। हीट करंट, राइट। के को क्या कहेंगे? थर्मल कंडक्टिविटी। सो थर्मल कंडक्टिविटी का टॉपिक कह दो या हीट करंट का टॉपिक कह दो, ये इक्वेशन हमको मिलता है। अब इसी इक्वेशन को अगर हम रीअरेंज करें तो क्या मिलेगा हमको? डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल्स टू के, फिर डी टी बाय डी एक्स अपॉन के ए। अब ये वाला जो हिस्सा है ना, डी एक्स अपॉन के है, इसको हम कहते हैं थर्मल रेजिस्टेंस, आर एच। थर्मल रेजिस्टेंस का मतलब, थर्मल रेजिस्टेंस यानी जैसे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता है कि भाई वो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को अपोज करता है, वैसे थर्मल रेजिस्टेंस हीट के फ्लो को अपोज करता है। डी क्यू बाई डी टी, और कंक्लूजन में हम ऐसा लिख सकते हैं कि देयरफॉर थर्मल रेजिस्टेंस आर एच का फॉर्मूला है डी एक्स अपॉन के ए। डी एक्स लिखो, डी एक्स इज द डिस्टेंस बिटवीन टू एंड्स ऑफ मटेरियल, राइट। के उसकी थर्मल कंडक्टिविटी है एंड ए इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ड्राइंग के थ्रू इसको समझना चाहते हैं तो कुछ ऐसा कि ये एक मटेरियल दिया हुआ है, राइट। ये डी एक्स है, दो एंड के बीच का डिस्टेंस, राइट। इसकी थर्मल कंडक्टिविटी के है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है ए। सो इस तरह से थर्मल रेजिस्टेंस मिलता है। थर्मल रेजिस्टेंस इसको तुम कंपेयर भी कर सकते हो किसके साथ? इसके साथ के I इज इक्वल्स टू V बाय R। सो टेम्परेचर डिफरेंस एनालॉगी विथ ओम्स लॉ। एनालॉगी विथ ओम्स लॉ मतलब सिर्फ हम जस्ट कंपेयर करके एक आइडिया ले रहे हैं कि क्या थर्मल रेजिस्टेंस को हम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के साथ में कंपेयर करें तो हमको क्या और इंफॉर्मेशन मिलती है। सो उससे हमको इंफॉर्मेशन मिलती है कि इलेक्ट्रिक करंट के जो इलेक्ट्रिक करंट आई होता है इज एनालॉगस। एनालॉगस मतलब उसके जैसा ही हमको मिलता है हीट करंट डी क्यू बाई डी टी। हीट करंट डी क्यू बाई डी टी के लिए कोई दूसरा शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन नहीं है। जैसे डी क्यू बाई डी टी फ्लो ऑफ चार्ज के लिए आई है, हीट करंट को हम डी क्यू बाई डी टी ही कहते हैं, उसके लिए कोई शॉर्ट नहीं है। फिर पोटेंशियल V से जो रिप्रेजेंट होता है उसका एनालॉगस है टेम्परेचर। और अगर पोटेंशियल डिफरेंस लिखते हो तो यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस लिख दो। वैसे वो टेम्परेचर डिफरेंस और पोटेंशियल डिफरेंस ही ज्यादा मैटर करता है। डेल्टा टी लिखो, डी टी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, राइट। और कन्वर्सली इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस
जिसको हम R से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका एनालॉगस है थर्मल रेजिस्टेंस। RH। सो ये है कंपैरिजन जो ओम्स लॉ का इक्वेशन है उसका हीट करंट के साथ, राइट। थर्मल रेजिस्टेंस, फिर देखते हैं थर्मल रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है। सो थर्मल रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या होगा? एसआई यूनिट ऑफ द थर्मल रेजिस्टेंस, राइट। थर्मल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है dx अपॉन के ए, या फिर यहां से निकाल सकते हो। एसआई यूनिट निकालना है ना, तो यहां से निकालो। आर एच का यूनिट क्या आएगा? डी क्यू बाई डी टी, राइट। आर एच को न्यूमरेटर में ले जाओ तो ये डी टी हो जाएगा टेम्परेचर केल्विन, और डी क्यू बाई डी टी हो जाएगा अपॉन जूल्स पर सेकेंड। जूल्स पर सेकेंड इज नथिंग बट वॉट, सो केल्विन पर वॉट, ये ऐसा यूनिट होगा थर्मल रेजिस्टेंस का। डायमेंशनल फॉर्मूला भी निकाल सकते हो। कैसे मिलेगा डायमेंशन फॉर्मूला? उसको फंडामेंटल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दो, केल्विन का के तो रहेगा ही, राइट। जूल और सेकेंड को ऊपर भेज दो। जूल यानी वर्क डन, वर्क डन हो जाएगा MLT इनवर्स 2 स्क्वायर, और ये टाइम का टी ऊपर रहेगा। तो इसको सबको रीअरेंज करो, तो M-1 L-2 T-3 और K टू दी पावर 1, ये आएगा थर्मल रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट। M-1 L-2 T-3 और K का पावर 1। सो ये है थर्मल रेजिस्टेंस के बारे में। तो थर्मल रेजिस्टेंस सिमिलर टू द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। कोई भी मटेरियल ले लो, इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को अपोज करता है तो हम कहते हैं उसका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है। हीट के फ्लो को अपोज करता है तो हम कहते हैं थर्मल रेजिस्टेंस है। थर्मल रेजिस्टेंस के बारे में हम ऐसा भी कह सकते हैं कि मोर द थर्मल रेजिस्टेंस, पुअर द कंडक्टर ऑफ हीट। कौन पुअर होगा हीट का कंडक्टर? कोई भी मटेरियल ले लो, अगर उसका RH बहुत ज्यादा है तो वो हीट को कंडक्ट नहीं करेगा, और कन्वर्सली अगर उसका थर्मल रेजिस्टेंस कम है तो वो मटेरियल हो जाएगा बेटर कंडक्टर ऑफ हीट। ध वर्ड नहीं आएगा, इंग्लिश वाइज ध सेट नहीं होता है। सो ये है थर्मल रेजिस्टेंस के बारे में फॉर्मूला याद रखना है, dx बाई के ए, राइट। कैसे आया? उसका ऐसा यूनिट केल्विन पर वॉट, डायमेंशनल फॉर्मूला। फिर आता है थर्मल रेजिस्टेंस इन पैरेलल, थर्मल रेजिस्टेंस इन सीरीज। अब इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस सीरीज में हो सकते हैं, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस पैरेलल में हो सकता है, तो थर्मल रेजिस्टेंस क्यों नहीं? सो यहाँ पर ये 3 मटेरियल है, राइट। ये पहला मटेरियल है, उसका कंडक्टिविटी कांस्टेंट है K1। ये दूसरा मटेरियल है, इसका कंडक्टिविटी कांस्टेंट है K2। ये तीसरा मटेरियल है, इसका कंडक्टिविटी कांस्टेंट है K3। तीनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी अलग अलग है। लेट्स से इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A1, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A2, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A3। अब ये इन तीनों को पैरेलल में ही कनेक्ट किया हुआ है, तो इसका इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस का डायग्राम कुछ ऐसा बन सकता है, राइट। टेम्परेचर डिफरेंस TA TB है। अब इसको एनालाइज करें हम, तो पैरेलल का फॉर्मूला क्या आता है? पैरेलल का फॉर्मूला कुछ ऐसा आएगा कि भाई थर्मल रेजिस्टेंस इन पैरेलल विल बी थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट मटेरियल, थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ द सेकंड मटेरियल, थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ द थर्ड मटेरियल।
बट थर्मल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला तो हमको पता है, दैट इज dx/Ka। याद रखना है, थर्मल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला dx/Ka। इस चीज को इधर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो RH की जगह पे आएगा dx/Ka, मतलब ये टोटल वाला रेजिस्टेंस है। और RH1 की जगह पे आएगा जो भी उसकी लेंथ है, लेट्स से लेंथ तो वैसे इन तीनों की सेम ही है, बट हम ऐसा ले लेते हैं कि इसकी लेंथ है x1, इसकी लेंथ है x2 और इसकी लेंथ है x3। तो अलग अलग लेंथ ले लेते हैं, तो x1/K1A1 प्लस K2A2/x2 प्लस K3A3/x3। इस इक्वेशन को सॉल्व करके तुम थर्मल रेजिस्टेंस इन पैरेलल ढूंढ सकते हो। चाहो तो फिर इसका एलसीएम लेके भी ढूंढो तो भी मिल जाएगा। अब इसके अंदर अगर हम स्पेशल केस इंक्लूड करें, राइट, जैसे कि ये फिगर में हमको दिख रहा है, फिगर में हमको क्या दिख रहा है कि भी लेंथ तीनों की सेम ही है, डेल्टा एक्स दी हुई है। सो इफ x1 इक्वल टू x2 इक्वल टू x3 इक्वल टू मैं x ले लूं, राइट, तो तीनों के कॉम्बिनेशन का भी जो टोटल लेंथ होगा वो भी dx ही आएगा। ये x है, ये x है, ये x है, तो तीनों को कंबाइन करूंगा तो मुझे लेंथ x ही मिलने वाली है, यानी x1 x2 x3 इज इक्वल्स टू x, उतना ही dx है। सो इस चीज को मैं सब्स्टिट्यूट करूं तो Ka/x विल बी इक्वल टू K1A1/x प्लस K2A2/x प्लस K3A3/x। फर्दर सिंप्लीफाई करो तो ये मिलेगा मुझे Ka विल बी इक्वल टू K1A1 प्लस K2A2 प्लस K3A3। सो कंसेप्ट को यूज करके या तो RH ढूंढना है तो RH ढूंढो, या तो फिर कॉम्बिनेशन दिया हुआ है तुमको K या A ढूंढने के लिए कहा है वो ढूंढो। तो इन इक्वेशंस को बहुत अलग अलग तरीके से मैन्युपुलेट कर सकते हैं। ऐसा भी दिया रह सकता है कि भैया सबका एरिया सेम है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यहाँ पर तो अलग अलग दिख रहा है कि भाई ये थोड़ा पतला है, ये मोटा है, ये इंटरमीडिएट है। और अगर इनकेस एरिया भी सेम दिया हुआ है तो इसी तरह से तुम उसको मैनिपुलेट करके लिख सकते हो। सो डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चंस ये जो चीजें हैं तुम उसको रीअरेंज कर सकते हो। पैरेलल के लिए ये मैंने तुमको कंसेप्ट बताया कि तो ये एक लॉजिक है, इसको यूज करके तुम सिंप्लीफिकेशंस आगे और कर सकते हो। बट ये वाला कंसेप्ट है कि अगर पैरेलल में दिया हुआ है ना तो ये कंसेप्ट यूज करो, फिर डिपेंडिंग अपॉन क्या पूछा हुआ है तुम अपने हिसाब से उसको मैनिपुलेट कर सकते हो। फिर लेट्स से ऐसा पूछा हुआ है कि थर्मल रेजिस्टेंस इन सीरीज, तो सीरीज का जो टोटल रेजिस्टेंस होता है वो होता है डायरेक्ट एल्जीब्रिक समेशन। सो RH1 RH2 RH3, राइट, R की जगह पे फॉर्मूला रख दो dx/Ka विल बी इक्वल टू x1/K1A1 प्लस x2/K2A2। तो ये एक फंडामेंटल फॉर्मेट हो गया। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तीनों का सेम है, इसका भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, इसका भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, इसका भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है एज पर दिस गिवन फिगर। तीनों के अलग अलग है, मे बी के भी सेम दिए हुए रह सकते हैं, तीनों के एक्स भी अलग अलग है, ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है। तो इस फिगर के हिसाब से अगर हम मॉडिफिकेशंस करें तो क्या है, A1 इज इक्वल्स टू A2 इज इक्वल्स टू A3 इज इक्वल्स टू A। सो ये हो जाएगा, इक्वेशन मॉडिफाई हो जाएगा, कुछ A कॉमन निकल के कट हो जाएगा, x1/K1 प्लस x2/K2 प्लस x3/K3। सो सीरीज और पैरेलल का जो कंसेप्ट है
वो ये फॉर्मूला है, और इस फॉर्मूला के हिसाब से तुम मॉडिफिकेशंस कर सकते हो कि भी क्वेश्चन में जो पूछा हुआ है उस हिसाब से हमारा फाइनल सॉल्यूशन क्या आएगा। फिर नेक्स्ट है पॉइंट्स टू नोट। ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस है या कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेशंस है, या कह दो कि कंसेप्ट का इंटरमिक्सिंग, कि भाई ये कंसेप्ट है, दूसरा एक कंसेप्ट है, थर्मल रेजिस्टेंस का कंसेप्ट है, Q इज इक्वल्स टू एम सी थीटा एक कैलोरीमेट्री का कंसेप्ट है। सो इनको कंबाइन करेंगे तो क्या होगा। सो स्पेशली थर्मल रेजिस्टेंस के बेसिस पर ही ये सारे पॉइंट्स है जो तुम्हें याद रहने चाहिए। पहला वाला पॉइंट है, इफ द हीट सो कंडक्टेड चेंजेस द स्टेट, राइट। सो डेल्टा क्यू विल बी इक्वल टू एम एन। अब ये जो पॉइंट आया है हीट करंट में से ही आया है। हीट करंट का फॉर्मूला क्या है, डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल्स टू के ए डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। अब इसको मैं कभी डी एक्स बाई डी टी लिखता हूँ, कभी डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी लेता हूँ, ज़्यादा दिमाग नहीं खराब होना चाहिए उसमें तुम्हारा। क्या डिफरेंस है डेल्टा और डिफरेंशिएशन के डी के बीच में। डिफरेंशिएशन हम तब यूज करते हैं जब एक्स बहुत छोटा है, टेम्परेचर बहुत छोटा है, और डेल्टा तब यूज करते हैं जब एक्स की वैल्यूज जो चेंज हो रही है, या तो एक्स जो है वो काफ़ी बड़ा है, यानी विड्थ ऑफ द मटेरियल काफ़ी बड़ी है और टेम्परेचर डिफरेंस काफ़ी बड़ा है, मे बी 30 से 40 या 30 से 35, बट 30.1 से 30.2 हो तो डी वाला यूज़ करते हैं। वैसे दोनों ही तरीके से लिखना राइट ही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस समझ होनी चाहिए। सो इसी में से हम डी क्यू को सब्जेक्ट बना के ऐसा भी लिख सकते हैं के ए डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी इंटू डी टी। सो अब इस इक्वेशन के हिसाब से डी क्यू को तुम सब्स्टिट्यूट करो, क्योंकि चेंज ऑफ स्टेट होगा तो फॉर्मूला क्या आएगा, एम एल। सो डी क्यू की जगह पर एम एल सब्स्टिट्यूट करके फिर बाकी का पार्ट एज इट इज, है ना। तो ये एक फॉर्मूला बन जाता है अगर चेंज ऑफ स्टेट को हीट करंट के साथ में कंपेयर करना है तो, क्योंकि हीट करंट भी डी क्यू यानी हीट हो गया, चेंज ऑफ स्टेट में भी क्यू इज इक्वल्स टू एम एल हीट हो गया। सेम वे अगर चेंज ऑफ स्टेट नहीं हो रहा है और सिर्फ हीट एब्जॉर्ब कर रहा है मटेरियल, तब भी हम डेल्टा क्यू को एम सी डेल्टा थीटा से रिप्लेस कर सकते हैं। मैं सी नोटेशन यूज करता हूँ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के लिए। सो ये एक और फॉर्मूला बन जाता है हीट के लिए। सो हीट करंट में से हीट के लिए हम और फॉर्मूला बना रहे हैं। फिर कोएफिशिएंट ऑफ द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। ये काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें आएगा कि थर्मल कंडक्टिविटी का जो के है वो टेम्परेचर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो थर्मल कंडक्टिविटी कम होते जाएगी गैसेस की, मतलब वो हीट कंडक्ट नहीं करेंगे। टेम्परेचर जितना कम होगा वो उतनी फटाफट हीट कंडक्ट कर देंगे, बट अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो उतना फटाफट हीट कंडक्ट नहीं करेंगे। फिर फोर्थ पॉइंट, व्हेन द हीट इज कंडक्टेड थ्रू मल्टीलेयर मटेरियल। मल्टीलेयर मटेरियल मतलब लेट्स से हम ये जो रजाई ओढ़ते हैं ठंडियों के सीजन में, है ना, तो रजाई कुछ ऐसी मल्टीलेयर होती है कि लेट्स से ये एक लेयर रुई का, ये दूसरी लेयर रुई का। वैसे रुई के लम्स ही होते हैं, बट बहुत अच्छी क्वालिटी का तुमको कुछ कंबल चाहिए ओढ़ने के लिए तो वो कुछ ऐसा होना चाहिए कि मल्टीपल लेयर्स होने चाहिए। जिनके पास रजाई नहीं होती वो क्या करते हैं, दो चादर, राइट, चादर के साथ चादर ऐसा एक कॉम्बो बना के ओढ़ते हैं, या तो पतली कंबल है तो उसके आगे भी चादर लगा देते हैं, पीछे की तरफ भी चादर लगा देते हैं। सो उससे क्या होता है कि ऐसे मल्टीपल लेयर्स जब बनते हैं तो इसमें जो टेम्परेचर रहता है ना वो कांस्टेंट मेंटेन रहता है, मतलब गर्मी बनी हुई रहती है। When the heat is conducted through multi-layer material whose opposite faces are at the two different constant temperatures, the heat conducted through each layer is same. So मतलब ये से कुछ T1 टेम्परेचर पे ये T2 टेम्परेचर है, तो हीट का जो कंडक्शन होगा ना वो सब जगह से सेम ही होगा। वैसे तो इंसुलेटेड ही रहता है, हीट कंडक्शन बहुत कम ही रहेगा, बट इस लेयर के बीच में हीट का जो कंडक्शन हो रहा है दैट विल बी सेम एज
ये वाले लेयर में जो हीट का कंडक्शन हो रहा है दैट विल बी सेम एज ये वाले लेयर में जो हीट का कंडक्शन हो रहा है। देयर आर टू रॉड्स, ये कोई स्पेशल केस ही है रेजिस्टेंस, थर्मल रेजिस्टेंस के बेस पर। क्या कहता है, देयर आर टू रॉड्स ऑफ द सेम लेंथ, सो सेम लेंथ यानी x1 इक्वल टू x2 इक्वल टू x, डायामीटर भी सेम है यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सेम होगा, हैविंग थर्मल कंडक्टिविटीज K1 एंड K2, और उन दोनों को हमने पैरेलल में ज्वाइन कर दिया है। तो डायग्राम इसका ड्रॉ करें तो कुछ ऐसा होगा कि ये एक रॉड है, ये दूसरा रॉड है, इन दोनों को पैरेलल में हमने ज्वाइन कर दिया है, दोनों का लेंथ भी सेम है, ये भी सेम है, दोनों का K1 और K2 सिर्फ अलग अलग है। तो इसके लिए अगर हम थर्मल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई करें तो थर्मल रेजिस्टेंस का क्या था, पैरेलल का फॉर्मूला 1/RH विल बी इक्वल टू 1/RH1 प्लस 1/RH2, थर्मल रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू dx बाय ka, ये थर्मल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, इधर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो 1/x विल बी, RH की जगह पे आएगा ka और इधर आएगा K1, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो वही है, x भी वही है, प्लस यहाँ आएगा K2, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है और लेंथ भी वही है। तो देखो K विल बी इक्वल टू K1 प्लस K2, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है और they are joined in parallel the equivalent thermal conductivity of the combination। so पैरेलल में ज्वाइन किया है तो देखो ये एक मटेरियल है ऐसा और ये दूसरा मटेरियल है ऐसा, दोनों को ऐसे पैरेलल में ज्वाइन किया है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो जाएगा, इसका भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये दिया हुआ है, इसका भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, बट दोनों को जब हम कॉम्बो करते हैं तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2 टाइम्स हो जाएगा, और इसको फिर सिंप्लीफाई करेंगे तो K विल बी इक्वल टू K1 प्लस K2 बाय 2। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये जो मैंने यहाँ पर कहा था ना कि भाई इन चीज़ों को फिर तुम अपने हिसाब से मैन्युपुलेट कर सकते हो, तो वो वाला पॉइंट है यहाँ पे। ये एरिया की जगह पे हमको A1 A2 A3 तीनों का एरिया मिलाकर यहाँ पर लिखना है, तो यहाँ पर इसको मुझे A डैश लिखना चाहिए, A डैश इज द एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन, राइट। यहाँ पर भी सेम, ओके यहाँ पर 3 टाइम्स हो जाएगा। इसके लिए मैं मॉडिफाई करूंगा ना कि जैसे यहाँ पर मैंने ऐसा दिया हुआ है कि भाई तीनों का एरिया सेम है, तो A डैश कितना हो जाएगा, 3A हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 आएगा, A डैश विल बी इक्वल टू 3A, तीनों का एरिया मिल जाएगा। और ये नहीं सीरीज में है ये, तो सीरीज में तो सेम ही रहेगा, सीरीज में कोई चेंज नहीं होने वाला। सीरीज में कुछ ऐसा हो जाएगा कि भाई ये एक है मटेरियल, फिर ये दूसरा मटेरियल है, ये तीसरा मटेरियल है ना, इसका भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर A है तो A डैश भी A ही होगा, A डैश तो लिखते हैं और यहाँ पर ऐसा लिख देते हैं कि A डैश भी सेम ही होने वाला, बट पैरेलल में वैसा नहीं होगा। पैरेलल में कुछ ऐसा होगा, पैरेलल में ये एक है, ये दूसरा है और ये तीसरा है, इसका एरिया A है, इसका एरिया है, इसका एरिया A है, तो A डैश हो जाएगा 3A। तो ये चीज ध्यान रखनी है, तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी थर्मल कंडक्टिविटी से रिलेटेड। फिर ये 6th नंबर वाला पॉइंट, इफ दे आर ज्वाइंड इन सीरीज। अब सीरीज में ज्वाइन करते हैं तो क्या होगा, चलो सिंप्लीफाई करके देखते हैं। सीरीज में ज्वाइन करेंगे तो RH विल बी इक्वल टू RH1 प्लस RH2, सिंप्लीफाई करना ही चाहिए, फॉर्मूलाज मेमोराइज होते हैं। सो सीरीज में करेंगे तो जो लेंथ होगी कुछ अलग होगी, एक क्या कहा है, इफ दे आर ज्वाइंड इन, अब दोनों की लेंथ तो सेम x1 इक्वल टू x2, तो यहाँ पर x डैश अलग होगा, सो x डैश बाय ka डैश विल बी इक्वल टू x बाय ka k1a प्लस x बाय k2a। अब x डैश कितना हो जाएगा, लेंथ डबल हो जाएगी, सीरीज में है ना, तो सीरीज में x प्लस x लेंथ डबल हो जाएगी, तो 2x, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वही रहेगा,
तो ए। अब इसको देखो क्या रिजल्ट वही मिल रहा है जो इन्होंने दिया हुआ है, ए कैंसल, एक्स 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 कैंसल, है ना, तो वही मिला। देखो 2/k विल बी इक्वल टू 1/k1 प्लस 1/k2। सो यहाँ पर ये जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम ढूंढ रहे हैं ना, वहां पर ध्यान रखना है कि ए डैश एक्स डैश राइट अलग अलग होंगे, इसीलिए मैंने यहाँ पे ये dx लिखा हुआ है। dx यानी x1 x2 x3 का जो भी कंक्लूजन आता है वो सीरीज में है या पैरेलल में है, वो ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट पॉइंट टू नोट 7 नंबर वाला क्या कहता है, फॉर एन आइडियल और परफेक्ट कंडक्टर, मतलब कि जो हीट को अच्छे से आर पार भेज दे, कंडक्टिविटी होगी इन्फिनिटी, और पुअर कंडक्टर यानी इंसुलेटर के लिए कंडक्टिविटी होगी 0। मतलब अगर वो इंसुलेटर है, हीट को आर पार नहीं भेजना है उसको, तो उसकी कंडक्टिविटी 0 होनी चाहिए। पर ये आइडियल है, ऐसा कुछ जनरली आइडियल एग्जिस्ट नहीं करता है। बहुत अच्छे से अच्छा इंसुलेटर हो सकता है, बट वो कंडक्टिविटी उसकी 0 हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये हमने टेबल में देखा कि ना तो किसी की कंडक्टिविटी इनफाइनाइट है, देखो मेटल्स ना तो किसी की इनफाइनाइट है, ना तो किसी इंसुलेटर की वैल्यू 0 है, कम से कम है। देखो ये फेल्ट करके जो मटेरियल है कम से कम है, बट 0 तो नहीं है। सो आइडियल वाला जस्ट एक केस है, वैसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है। फिर 9th वाला, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट पर यूनिट एरिया ऑफ द कंपोजिट स्लैब। कंपोजिट स्लैब यानी दो का कॉम्बिनेशन है, तो वो जो हमारा हीट करंट का इक्वेशन था उसी को मॉडिफाई करके लिखा हुआ है। चाहो तो इसको डायरेक्टली एज ए फॉर्मूला भी याद रख सकते हो, या फिर जो फंडामेंटल फॉर्मूला से उसमें मॉडिफाई करके आगे बढ़ सकते हो। फिर आता है एप्लीकेशंस ऑफ द कंडक्टिविटी इन द डेली लाइफ। ऑब्वियसली बहुत सारी जगह पर कंडक्टिविटी का कंसेप्ट यूज होता है। तो पहला वाला है, कुकिंग यूटेंसिल्स आर प्रोवाइडेड विद द वुडन हैंडल्स, ताकि मेटल वाला हिस्सा गर्म होके उसकी हीट हैंडल के थ्रू हमें ना जला दे। सो इसीलिए वुडन हैंडल्स होते हैं, क्योंकि वुडन हैंडल्स पुअर कंडक्टर है, उनकी कंडक्टिविटी काफी कम है, राइट। इन विंटर सीजन्स द मेटालिक हैंडल ऑफ द वुडन डोर अपीयर्स कोल्डर। हाँ, ठंडी की सीजन में जो मेटल वाली चेयर पे बैठने जाओगे बहुत ज्यादा ठंडी लगेगी, वुडन वाली चेयर इतनी ठंडी नहीं, ठंडा नहीं लगेगा वुडन वाली चेयर पे, क्योंकि मेटल्स की कंडक्टिविटी बहुत अच्छी है, राइट। तो वो हीट अपनी फटाफट रिलीज कर देती है, जबकि वुड अपनी हीट जल्दी रिलीज नहीं करता है। ए न्यू क्विल्ट, नई रजाई, रजाई यानी वही बहुत सारी रुई भरी हुई है, सो इट्स वार्मर, या तो गद्दा समझ लो। तो नया जो गद्दा होता है वो बहुत गर्म होता है, क्योंकि उसके अंदर हवा ट्रैप्ड होती है, मल्टीपल लेयर्स होते हैं, इंसुलेशन का काम करते हैं। ऐसा भी कह सकते हो कि कॉटन इज ए बैड कंडक्टर ऑफ द हीट, उसकी कंडक्टिविटी कम है। इन विंटर बर्ड्स पफ ऑफ देयर फेदर्स या स्वेल देयर फेदर्स। सो नए पंख उगा लेते हैं ठंडी की सीजन में, क्योंकि नए पंख, राइट, उसकी वजह से अच्छी खासी हवा उनकी बॉडी में ट्रैप होती है, जो उनको गर्म रखती है। हवा बहुत बहुत बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, उसकी कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी हवा की बहुत कम है। सो इस वजह से हीट बॉडी के अंदर ही रह जाती है और वो परिंदों को गर्म रखती है। सो डस्ट इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, इसीलिए बर्फ के ऊपर जो लकड़े का भूसा होता है वो डाल देते हैं, ताकि बर्फ का पिघलना हम स्लो डाउन कर सके। 6 नंबर वाला, आइस इज पैक्ड इन गनी बैग्स और सॉडस्ट। सो वो भी सेम ही है, as air trapped in the sawdust will prevent the transfer of heat, ultimately the ice melting will be slowed down। एस्किमोस डबल वॉल्ड हाउसेस बनाते हैं आइस के, डबल वॉल्स के बीच में हवा रहती है जो कि बैड कंडक्टर है, तो बाहर से ठंड अंदर नहीं आ सकती और अंदर की जो गर्मी है वो बाहर नहीं जाती है। सो ये कुछ एप्लीकेशंस है कंडक्टिविटी इन द डेली लाइफ के। फिर नेक्स्ट आता है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। अब न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में ये एक एक्सपेरिमेंट था, एक्चुअली में तो पहले ऑब्जर्वेशन था, फिर उसमें से एक्सपेरिमेंट आया। ऑब्जर्वेशन ये था कि भाई चाय का कप, गरम गरम चाय का कप टेबल पर रखते हैं, कुछ देर में ठंडा हो जाता है,
तो इसी बात को लेकर न्यूटन ने कुछ एक्सपेरिमेंट कर दिया, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग दिया और उससे रिलेटेड फॉर्मूला दिया। सो उसने क्या किया था, ये पूरा ऐसे तो एक्सपेरिमेंट है, उसका कंसिडरेशन हम लिखे या एक्सपेरिमेंट का सेटअप लिखे तो कुछ ऐसा था कि टेक ए सब्सटेंस एंड हीट इट 40 डिग्री सेंटीग्रेड अबाव रूम टेम्परेचर। क्यों 40 डिग्री सेंटीग्रेड अबाव रूम टेम्परेचर? क्योंकि ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग की एक कंडीशन ही है कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस है तब ही हम न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग लगा सकते हैं। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस का मतलब क्या हुआ कि मतलब सराउंडिंग्स जो टेम्परेचर पे है उसके कंपैरिजन में जो ऑब्जेक्ट है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा गर्म होना चाहिए। समझ में आया? तभी ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग एप्लीकेबल है। सो टेक ए सब्सटेंस एंड हीट इट 40 डिग्री सेंटीग्रेड अबाउ द रूम टेम्परेचर। फिर उसके बाद में प्लेस इट इन कैलोरीमीटर एंड नोट द टेम्परेचर डिफरेंस फ्रॉम टाइम टू टाइम। लेट से हर एक मिनट के बाद या हर 10 सेकंड के बाद टेम्परेचर को नोट डाउन करो, तो कुछ ऐसा ग्राफ मिलेगा। अब इस ग्राफ में ये चीज ध्यान रखने की है कि T0 इज रूम टेम्परेचर और T इज टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस। लेट से चाय ले लो तुम, राइट? चाय ऑलमोस्ट जो गरम गरम चाय आती है वो जस्ट उबाल के छान के कप में भरोगे तो वो 95 डिग्री सेंटीग्रेड पे होगी, क्योंकि उबल रही थी। पानी है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 95 डिग्री सेंटीग्रेड पे रहेगी। तो ये T माइनस टी नॉट को भी अच्छे से समझना है। T इज द टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस एंड T नॉट इज द रूम टेम्परेचर। सो ये जो टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस तो हमने नोट किया, उसको रूम टेम्परेचर से सब्ट्रैक्ट किया और टाइम के साथ में प्लॉट किया। तो टाइम के साथ में प्लॉट किया तो एक ग्राफ मिला हमको। देन एक ग्राफ बिटवीन T minus T naught versus time is plotted, which makes us conclude that पहला वाला पॉइंट, रेट ऑफ कूलिंग इज वेरी हाई इन द बिगिनिंग। मतलब शुरुआत में जो गरम गरम चाय थी वो फटाफट ठंडी होने लगती है। देखो स्टार्टिंग में टेम्परेचर कितना फटाफट गिर रहा है, बट जैसे जैसे वक्त जाता है ना फिर उसका ठंडा होना स्लो हो जाता है। सो रेट ऑफ कूलिंग इज वेरी हाई। अब रेट, यहाँ पर कूलिंग की बात हो रही है, मतलब हीट रिलीज कर रहा है, हीट एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है। गर्म चीज लेकर वो कितनी कैसे ठंडी हो रही है उसको स्टडी कर रहे हैं, ठंडी चीज कैसे गर्म हो रही है उसको नहीं स्टडी कर। सो न्यूटन ने वही किया कि जो गर्म चीज थी वो कैसे ठंडी हो रही है उससे रिलेटेड ये ऑब्जर्वेशंस थी। सो रेट ऑफ द कूलिंग इज वेरी हाई इन द बिगिनिंग, but eventually rate of cooling becomes very low after some time. So ये एक ऑब्जर्वेशन न्यूटन ने लेकर दिया, राइट? फिर एडिशनली एक और ऑब्जर्वेशन था, उसने ये भी कहा कि जो भी कूलिंग हो रही है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द T माइनस टी नॉट। समझ में आया? मतलब रूम टेम्परेचर 0 डिग्री पे है, लेट्स से T नॉट, हम एयर कंडीशन रूम में बैठे हुए, एयर कंडीशन रूम लेट्स से 18 डिग्री सेंटीग्रेड पे है,
और गरम गरम चाय आई, राइट, चाय, गरम गरम चाय आई, उसका टेम्परेचर लेट से 95 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो इसका मतलब क्या हुआ, टी नॉट माइनस टी में डिफरेंस ज़्यादा है तो यहाँ पर कूलिंग बहुत फास्ट होगा। बट अगर लेट से टी नॉट 42 डिग्री सेंटीग्रेड है और तब गरम गरम चाय आई हमारे पास, तो यहाँ पर कूलिंग स्लो होगा। सो ये दो इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस न्यूटन ने दिए। अब ये दो ऑब्जर्वेशंस को लेकर न्यूटन ने फिर एक फॉर्मूला ही बना डाला। देखते हैं क्या है वो फॉर्मूला। इसमें मैथमेटिकल वर्किंग कह दो या डेरिवेशन कह दो, थोड़ा ज़्यादा है ये वाले टॉपिक में। राइट, सो ये कुछ ऑब्जर्वेशन था और इसी ऑब्जर्वेशन को हम क्या करते हैं, मैथमेटिकल फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं। इसी चीज को हम मैथमेटिकल फॉर्मेट में कन्वर्ट करें तो कूलिंग यानी डी क्यू बाई डी टी, और क्योंकि ठंडा हो रहा है इसीलिए माइनस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी माइनस टी नॉट डी क्यू बाय डी टी इज इक्वल्स टू के इंटू टी माइनस टी नॉट। कौन सा है के थर्मल कंडक्टिविटी का है, के इज कांस्टेंट, ये थर्मल कंडक्टिविटी नहीं है, ये कोई और कांस्टेंट है के, राइट। तो ये है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। स्टेटमेंट के फॉर्म में न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग स्टेट्स दैट द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट is directly proportional to the difference in temperature of the body and the surroundings, provided that the temperature difference is small, not more than 40 degrees centigrade। नॉट मोर देन 40 डिग्री सेंटीग्रेड यानी इन दोनों के बीच में जो टेम्परेचर डिफरेंस हो वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहना चाहिए, उससे बहुत ज़्यादा नहीं। तो नहीं तो ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग एप्लीकेबल नहीं होगा। तो इसका मतलब ये नहीं है 40 को पकड़ के ही बैठ ले, 42 तक चलेगा। सो चीज़ को गर्म किया है रूम टेम्परेचर से 40 डिग्री के आसपास, बहुत ज़्यादा भी नहीं। यहाँ पर क्या था, रूम टेम्परेचर 18 था, ये 95 था, तो अब यहाँ पर भी वैलिड तो होगा, बट एज पर न्यूटन वो कुछ लिमिटेशंस में ही है। यहाँ पर वो सही बैठ जाएगा, 40 to 95 डिफरेंस ऑलमोस्ट 40 के आसपास का ही है। सो ये है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल्स टू के टी माइनस टी नॉट। अब इसका प्रूफ भी है, इसका प्रूफ भी ढूंढा हुआ है कि भाई कैसे प्रूव करेंगे हम न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग को। सो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग को प्रूव करने के लिए हम कुछ ऐसा लिखते हैं कि डी बाई डी टी ऑफ क्यू की जगह पर हम ले लेते हैं एम सी थीटा, राइट। थीटा नहीं, हम टी ही यूज करते हैं, कैपिटल टी, डेल्टा टी ले लो, इज इक्वल्स टू के इंटू टी माइनस टी नॉट। इसका डिफ्रेंशिएशन करूंगा मैं तो मास कांस्टेंट है बाहर, सी भी कांस्टेंट है बाहर, और डी टी बाय डी टी के टी माइनस टी नॉट, राइट। डी टी अपॉन टी माइनस टी नॉट इज इक्वल्स टू के डी टी अपॉन एम सी, यहाँ पर माइनस आएगा, और ये जो चीज़ है ना के अपॉन एम सी, इसको मैं कैपिटल के कांस्टेंट ले लेता हूँ। फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे हम, सो 1 अपॉन टी माइनस टी नॉट का इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग ई, इंटीग्रेशन हमेशा साइंटिफिक लॉग देता है। सो टी माइनस टी नॉट इज इक्वल्स टू, ये तो हो गया मेरा कैपिटल के
राइट, और डी टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी प्लस सी। अब इस इक्वेशन को y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी के साथ कंपेयर करें, जो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग मिला था ना उसको फर्दर सॉल्व किया, तो जो इक्वेशन का फॉर्मेट मिला, अब ये जो सॉल्विंग का मेथड है ना, इसको समझ लो, ये आगे भी काम में आने वाला है। मतलब ये जो मेथड है कि जब डिफरेंशिएशन हो तो उसका इंटीग्रेशन करके भी एक नया इक्वेशन मिल सकता है जो कि काफी काम का है। ये वैसे भी काम का ही है, आगे भी इसके बेसिस पे एक और कंक्लूजन निकलेगा। सो ये न्यूटन्स लॉ का एक्सपेरिमेंट के बेस पे लॉ, और लॉ को फर्दर सिंप्लीफाई कर रहे हैं। सो ऑन कंपेयरिंग इट विथ y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, राइट, ये जो इक्वेशन नंबर 1 है मस्ट बी ए स्ट्रेट लाइन, और अगर स्ट्रेट लाइन मिलती है मतलब न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग वैलिड है। मतलब के क्या, अब यहां पर तुम प्लॉटिंग करोगे ना तो तुमको स्ट्रेट लाइन ना भी मिले, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज्यादा है। अब यहां पर टेम्परेचर डिफरेंस ऑलमोस्ट सेम है 40 डिग्री, जो कि न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग की कंडीशन है, तो यहां पर तुमको स्ट्रेट लाइन मिलेगी। सो ये एक और पार्ट है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का। फिर फर्दर सिंप्लीफाई करें इसको, इसका फर्दर सिंप्लीफिकेशन हमको देगा क्या कहता है ये, टाइम ऑफ कूलिंग, मतलब कितने टाइम में चीज एक टेम्परेचर से दूसरे टेम्परेचर पर पहुंच जाएगी, तो उसको हम कहते हैं टाइम ऑफ कूलिंग। सो टाइम ऑफ कूलिंग ढूंढने के लिए मैं ये वाला जो इक्वेशन है ना, डी टी बाय टी माइनस टी नॉट, राइट, और ये वाला पार्ट कैपिटल के डी टी, इसको यूज करूंगा। सो डी टी बाय टी माइनस टी नॉट इज इक्वल्स टू माइनस के डी टी, राइट। और ये चीज ध्यान रखना कि ये जो के है ना, दैट इज क्या था, स्मॉल के अपॉन मास इनटू स्पेसिफिक कैपेसिटी, ये चीज ध्यान रखना। अब दोनों ही केस सेम जैसे ही लगते हैं, हाथ से लिखोगे सेम ही लगेंगे, चाहो तो ये पूरा का पूरा भी इधर यूज करो, तो थोड़ा लिखने में वो लंबा लंबा हो जाएगा, ऐसे भी लिखो तो भी चलेगा। अब लेट सब्सटेंस अटेन टेम्परेचर T2 फ्रॉम इनिशियल टेम्परेचर ऑफ T1। अब वो T1 से T2 तक ठंडा हो रहा है, और जब वो T1 से T2 तक ठंडा हो रहा है तो उसी चीज में हम अगर इंटीग्रेशन करें, इसी का इंटीग्रेशन करें, राइट, तो क्या हो रहा है, उसका टेम्परेचर फाइनली T1 हो रहा है और इनिशियली T2 था। इनिशियल वाला लोअर लिमिट में जाता है, फाइनल वाला अपर लिमिट में जाता है। और टाइम क्या था, ठंडा होना शुरू हुआ तब हम 0 टाइम ले लेते हैं, राइट, और एग्जैक्टली ठंडे होने तक हम ले लेते हैं टाइम T। सो अब इस चीज को सिंप्लीफाई करें, वो वहां पर जैसा किया वैसा ही करना है, बट ये सिंप्लीफिकेशन थोड़ा सा अलग होगा क्योंकि लिमिट्स है। सो लॉग ई टी माइनस टी नॉट, लिमिट्स ऐसे ब्रैकेट में रखते हैं, T2 T1 माइनस के डी टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा T 0 टू T, लिमिट सब्स्टिट्यूट करो, अपर लिमिट लॉग ई, अपर लिमिट क्या आएगी T1 माइनस टी नॉट, माइनस लोअर लिमिट क्या आएगी T2 माइनस टी नॉट, इज इक्वल्स टू माइनस के अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये हो जाएगा लॉग ई T1। अब ये माइनस जो था ना के का, उसको एडजस्ट कर देते हैं तो ये रिवर्स हो जाएंगे, टेकिंग आउट माइनस साइन कॉमन, T2 माइनस टी नॉट लॉग ई
T1 माइनस टी नॉट इज इक्वल्स टू के टी। सो टी जो टाइम ऑफ कूलिंग है, कितना टाइम लगा ठंडा होने में, T2 माइनस टी नॉट अपॉन T1 माइनस टी नॉट और 1 अपॉन के। कैसे आया ये? लॉगरिदम्स का ही मेथड है। सो टी विल बी इक्वल टू 2.3026 लॉग बेस 10 में कन्वर्ट कर दिया ये मैंने, T2 माइनस टी नॉट अपॉन T1 माइनस टी नॉट। ये आ गया टाइम ऑफ कूलिंग। सो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, राइट, ये चीज ध्यान रखना कि यहां से शुरू हो रहा है और एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट के बेस पे इक्वेशन है, इक्वेशन के बेस पे एक इंटीग्रेशन की मेथड आती है, एक ये ग्राफ बन सकता है स्ट्रेट लाइन वाला, और ये इंटीग्रेशन की मेथड्स में हम लिमिट सब्स्टिट्यूट करें तो हमको टाइम ऑफ कूलिंग मिल जाएगा। फिर इसके अंदर एक और चीज है, मतलब यही फॉर्मूला को हम, जो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग वाला फॉर्मूला है ना, डी टी बाय माइनस के डी टी, उसी को हम, मतलब ये ऐसे भी ढूंढ सकते हो टाइम ऑफ कूलिंग, पर लेट्स से शॉर्टर मेथड, क्विक मेथड कह दो, क्विक मेथड कह दो कि जो हमको टाइम ऑफ कूलिंग कैलकुलेट करके दे, हमको इतना सारा इंटीग्रेशन करने की जरूरत ना पड़े। सो वो कैसे होता है? मतलब टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा ना हो तो। सो क्विक मेथड में, राइट, मीन टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस कितना हो जाएगा? मीन टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस मतलब वो T2 पे इनिशियली T1 पे था, राइट, और T2 पे पहुंचा। ये मैंने यहां पर लिमिट्स गलत ले ली है, इसको सुधार लेते हैं। ये T1 से T2 गया है ना, तो T1 से T2, T1 से T2, तो T1 से T2, T1 से T2। सो यहाँ पर भी पहले आएगा T2 और फिर आएगा T1। T1 T2, सो मीन टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस, वो T1 से T2 गया तो टेम्परेचर, मीन टेम्परेचर होगा T1 प्लस T2 बाय 2। अब वही जो फॉर्मूला है ना, उसी को देखो हम शॉर्ट में कैसे यूज कर सकते हैं। सो वो हो जाएगा डी टी विल बी इक्वल टू माइनस के, राइट, माइनस के डी टी ऐसे लिखो उसको, डी टी बाय डी टी डी टी बाय डी टी विल बी इक्वल टू माइनस के टी माइनस टी नॉट, बराबर। अब ये टी क्या है? टी तो टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस है, टी इज टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस, मतलब कि जो गर्म ठंडा हो रहा है, पर हमारा तो जो सब्सटेंस है T1 से T2 तक ठंडा हो रहा है, राइट, T1 से T2 तक वो ठंडा हो रहा है, तो वहां पर, तो यहां पर हम टेम्परेचर, एक ही टेम्परेचर लेना है ना, तो क्या लेंगे वो, तो वहां पर हम ये मीन टेम्परेचर यूज कर लेंगे, दैट विल बी T1 प्लस T2 बाय 2 माइनस
टी नोट। तो ये थोड़ा, ये वाला भी हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं टाइम ऑफ कूलिंग कैलकुलेट करने के लिए, पर टेम्परेचर डिफरेंस छोटा होना चाहिए। सो ये वाला इक्वेशन जब टेम्परेचर डिफरेंस कम हो तब, राइट। फिर से एक और बार देख लेते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट के बेस पे ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन के बेस पे इक्वेशन, इक्वेशन का इंटीग्रेशन के फॉर्म में मैनिपुलेशन, उस इंटीग्रेशन वाले इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमको टाइम ऑफ कूलिंग मिलता है, राइट। लेट सब्सटेंस कूल, और 10 की जगह पे ये वर्ड भी यूज कर सकते हो, कूल। लेट सब्सटेंस अटेन ऐसा, या इसके कॉन्ट्राडिक्शन में ऐसा भी लिख सकते हो कि लेट सब्सटेंस कूल फ्रॉम T1 टू T2, क्योंकि ये कूलिंग के बारे में ही है। तो ये था कूलिंग के बारे में, आगे हमारा डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहो, रिवाइज करते रहो। बाय बाय, सी यू।